हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट चैनल में। हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस आपके सामने है। आइए पहले क्वेश्चन के साथ जो है आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्क्रीन पर है, आप लोग उत्तर करेंगे। कह रहा है मूल स्वर कितने हैं? आपसे पूछा है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 8, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 3। उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, आपसे अगर संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको उत्तर लगाना होगा 5। देखिए, संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन-कौन? तो देखिए, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री और लृ। ये 5 मूल स्वर होते हैं संस्कृत में। जबकि आपसे पूछा है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है। और देखिए, हिंदी में कौन-कौन से 4 मूल स्वर होते हैं? तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। और देखिए, हिंदी में ये री जो है, हिंदी में मूल स्वरों के अंतर्गत यह काउंट नहीं होता है। इसीलिए जो है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या जो है वह 4 है और संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या जो है 5 होती है। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? यह भी प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार है। आप लोग देखिए क्लास में लगातार बने रहें। आपसे पूछा है घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 6, सी ऑप्शन में दिया है 4 और डी में दिया है 5। अब देखिए, घोषत्व क्या है? देखिए, स्वर तंत्रियों का झंकृत होना। घोषत्व क्या है? तो स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, यानी घोष के आधार पर आपसे पूछा है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं घोषत्व के आधार पर या घोष के आधार पर जो है व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन-कौन? तो सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि संज्ञा है, बी कह रहा है सर्वनाम है, सी कह रहा है विशेषण है और डी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण है। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बनेगा। देखिए, संज्ञा नहीं होगा और विशेषण भी नहीं होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, ए और डी। इन दोनों में कौन-सा विकल्प सही होगा, उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, एक चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, अगर संज्ञा के तुरंत पहले यह वह आता है और विकल्प में देखिए सार्वनामिक विशेषण है, तो विकल्प में देखिए सार्वनामिक विशेषण ही लगा देना, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, यहाँ देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण होगा यहाँ पर। और देखिए, अगर ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण नहीं होता तब आपका उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। फिलहाल यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ जो है सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैं खाना खा चुका, इसमें जो है कौन सा काल है? चलिए, आपसे पूछा है मैं खाना खा चुका, आपको काल बताना है इसमें। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य भूतकाल है यहाँ पर, बी में दिया है आसन्न भूतकाल है, सी में दिया है हेतु हेतुमत भूतकाल है और डी में दिया है पूर्ण भूतकाल है।
देखिए प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है मैं खाना खा चुका। तो देखिए मैं खाना खा चुका यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। पहला ही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जब क्रिया वाक्य के अंत में कार्य की समाप्ति बता दे और देखिए सहायक क्रिया जहाँ ना लगी हो तो वहाँ देखिए सामान्य भूत होता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमने आपको बताया जब क्रिया वाक्य के अंत में कार्य की समाप्ति बता दे और जो है सहायक क्रिया वहाँ ना हो तो वहाँ जो है सामान्य भूत होता है। देखिए यहाँ कोई सहायक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल है इसमें। और देखिए पूर्ण भूत नहीं होगा। पूर्ण भूत में देखिए सहायक क्रिया था थी लगी होती है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। कह रहा है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। तो देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल सिर्फ कर्ता पर पड़े उसे जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। और देखिए कर्म पर अगर प्रभाव पड़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। चलिए जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से जो है किसमें जो है अकर्मक क्रिया है? पहला ऑप्शन दिया है पानी बरस रहा है। बी में दिया है मैं गेहूं पिसवाता हूं। ऑप्शन सी में दिया है श्याम निबंध लिखता है। और डी कह रहा है राम मोहन को रुला रहा है। देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ देखिए गेहूं जो है कर्म है और निबंध देखिए यहाँ कर्म है और यहाँ देखिए मोहन कर्म है। इसमें देखिए तीनों में देखिए सकर्मक क्रिया है। आपसे पूछा है इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपका बच जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए में जो है अकर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए पानी बरस रहा है, यहाँ देखिए पानी जो है करता है। पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। और देखिए जो हमारे साथी नए हैं चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी क्लास को ज़रूर शेयर करें। और देखिए लगातार आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। अभी आपके पास वक़्त है, समय है, आप लोग लगातार मेहनत करिए। चलिए 7वें प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। मीरा ज़ोर से हँसी, यह किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? देखिए प्रेरणार्थक क्रिया तो बिल्कुल नहीं है, द्विकर्मक क्रिया यहाँ है नहीं और देखिए यहाँ कर्म जो है नहीं है। मीरा ज़ोर से हँसी, हँसना देखिए यहाँ क्रिया है, मीरा यहाँ करता है और यहाँ देखिए कर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ यह किस क्रिया का उदाहरण होगा? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया का। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आने हैं। आपको बताना है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएँ होती हैं, उसे कहते हैं। देखिए रोला की बात करें तो देखिए रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें देखिए इसके प्रत्येक चरण में देखिए 24 मात्राएँ होती हैं। 24 मात्राएँ होती हैं तथा 11-13 पर जो है यति होती है। तो यह हमारा उत्तर फिलहाल नहीं होगा। उसके बाद देखिए गीतिका की बात करें तो देखिए गीतिका के प्रत्येक चरण में जो है 26 मात्राएँ होती हैं। 26 मात्राएँ होती हैं और 14-12 पर जो है यति होती है। 14-12 पर जो है यति होती है और यही आपसे पूछा था। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएँ होती हैं उसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
गीतिका छंद होगा। जबकि हर गीतिका की बात देखिए थोड़ी-सी कर लेते हैं। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में देखिए 28 मात्राएँ होती हैं और यति जो है 16-12 पर होती है। आपका फिलहाल उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छंद में मात्राओं की संख्या होती है। छंद में मात्राओं की संख्या आपको बतानी है। 3, 2, 4 या फिर 5। छंद में देखिए मात्राओं की संख्या 2 होती है। लघु और गुरु। लघु और गुरु। चलिए ऑप्शन बी जो है राइट होगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विभाव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। विभाव के देखिए 2 भेद होते हैं, कौन-कौन? तो देखिए आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। जबकि देखिए आलंबन विभाव भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जबकि अनुभाव के जो है 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक और सात्विक। यहाँ आपसे विभाव के भेद पूछा था, तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। चलिए महत्वपूर्ण पंक्ति दी हुई है। अँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राँची, ए बतियाँ सुनि रूखी। इन पंक्तियों में देखिए कौन-सा रस है? चलिए एक विवादित प्रश्न है, आप लोग उत्तर करेंगे। अँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राँची, ए बतियाँ सुनि रूखी। इन पंक्तियों में देखिए कौन-सा रस है? वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है या फिर शांत रस है? देखिए वीर रस तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा और देखिए शांत रस भी नहीं होगा। अब आपको बताना है वियोग श्रृंगार रस होगा या फिर संयोग श्रृंगार रस होगा। आप लोग उत्तर करके ज़रूर बताएँगे। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर ऑप्शन एक ऑप्शन और दे देता भक्ति रस, तो देखिए आपका उत्तर जो है वहाँ पर भक्ति रस हो जाता। यहाँ भक्ति रस नहीं है, फिलहाल आपको उत्तर करना है वियोग श्रृंगार रस है या फिर संयोग श्रृंगार रस है। देखिए इसमें संयोग श्रृंगार रस है, सी उत्तर आपका राइट होगा, वियोग श्रृंगार रस नहीं होगा। और देखिए अगर ऑप्शन डी में शांत रस की जगह अगर भक्ति रस दे देता, तो आपका उत्तर भक्ति रस हो जाता। चलिए सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। रथ चालक में कौन-सा समास है? रथ चालक में कौन-सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? देखिए रथ चालक में जो है संबंध तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुर्भाग्य में कौन-सा समास है? चलिए दूसरा प्रश्न है यह समास से। दुर्भाग्य में कौन-सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? चलिए
और देखिए इंस्टीट्यूट पर लगातार जो है आप सभी को हिंदी की प्रैक्टिस हो या किसी अन्य विषय की प्रैक्टिस हो, लगातार आपको दी जा रही है। आप लोग निरंतर रूप से जो है इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें और लगातार मेहनत करें। निश्चित रूप से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अभी आपके पास बहुत समय है, लगातार मेहनत करिए, अभ्यास करिए। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएँगे। चलिए आप लोग बताएँगे दुर्भाग्य में कौन-सा समास है? चलिए, जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया होगा बिल्कुल उनका उत्तर पूरी तरह से सही है। इसमें देखिए अव्ययी भाव समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त है? वह पढ़ता होगा। चलिए, इसमें देखिए संभाव्य वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, तात्कालिक वर्तमान होगा या फिर पूर्ण वर्तमान होगा। तो देखिए उत्तर बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वह पढ़ता होगा देखिए इसमें जो है संदिग्ध वर्तमान है। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। लिंग की दृष्टि से सरबत शब्द है। आपको बताना है सरबत शब्द जो है कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है? चलिए आप सभी जानते हैं शरबत पिया गया। यह देखिए पुल्लिंग है इसमें। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आज की प्रैक्टिस सीरीज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए सेशन यदि आपको पसंद आया तो क्लास को अपने मित्रों में भी शेयर करें। और हमने आपको पहले भी बताया अभी आपके पास लगातार समय है। और देखिए अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो देखिए गठन है उसकी जो स्क्रीनिंग है वह पूरी कर ली गई है। और उम्मीद है कि पहला नोटिफिकेशन आपको यूपी टेट का अप्रैल के महीने में जो है देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करें। प्लेलिस्ट में देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं। वहाँ से जाकर आप क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। लगातार मेहनत करिए। देखिए आप हो सकता है आपके पास वक़्त ही ना बचे। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करिए। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हो सकता है अप्रैल के महीने तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए यूपी टेट का। आज की क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद।